प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन स्वतः नहीं था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के पीछे के असली मास्टरमाइंड के बारे में बताया। इस शख्स को मोहम्मद यूनुस ने अपना विशेष सहायक बना रखा है। मंगलवार को मोहम्मद यूनुस जब न्यूयॉर्क में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में बोल रहे थे तो उनके साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। इस दौरान यूनुस ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलन के पीछे के असल दिमाग के बारे में बताया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद यूनुस ने अपने विशेष सहायक महफूज आलम का परिचय कराते हुए कहा, वे भी किसी अन्य युवा की तरह ही दिखते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उन्हें काम करते हुए देखेंगे, जब आप उन्हें बोलते हुए सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। उन्होंने अपने भाषणों, अपने समर्पण, अपनी प्रतिबद्धता से पूरे देश को हिला दिया। मोहम्मद यूनुस ने महफूज आलम के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उसे पूरे आंदोलन का दिमाग बताया। यूनुस ने कहा, उन्हें पूरी क्रांति के पीछे का दिमाग माना जाता है। वे बार बार इससे इनकार करते हैं लेकिन उन्हें इसी तरह पहचाना जाता है। पूरी चीज़ के पीछे उनका दिमाग है। ये अचानक नहीं हुआ, इसे बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया, यहाँ तक कि नेतृत्व पैटर्न भी। उन्होंने आगे कहा, लोग नहीं जानते कि नेता कौन है, इसलिए आप किसी को पकड़कर यह नहीं कह सकते कि ठीक है यह ख़त्म हो गया। यह ख़त्म नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से विविधतापूर्ण है। जब वे बोलते हैं तो यह किसी भी युवा व्यक्ति को प्रेरित करता है। ये वो लोग हैं, आइए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। वे बांग्लादेश के नए संस्करण का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शेख हसीना सरकार की हिंसक कार्रवाई के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से छात्र गोलियों के सामने निडर होकर खड़े रहे। बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और ढाका से भागकर भारत चली गई थी। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतिम सरकार का गठन हुआ है। ये हम OIC की बात करें। इस्लामिक देशों के समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे OIC ने कश्मीर को लेकर जमकर बयानबाजी की है। OIC ने कश्मीर पर कथित तौर पर एक संपर्क समूह का गठन किया है। इस संपर्क समूह ने अब कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का राग अलापा है। OIC संपर्क समूह ने उनके वैध संघर्ष के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करने का भी दावा किया है। बड़ी बात यह है कि इसी OIC के संपर्क समूह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत के बयानों को अनुचित बताते हुए खारिज किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के इतर एक अलग मुलाकात के बाद OIC ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की। इसमें कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव और हो चुके संसदीय चुनाव को लेकर भी जमकर जहर उगला गया। OIC के संयुक्त बयान में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में संसदीय चुनाव या विधानसभा चुनाव कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकते। इसने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति स्थिरता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान पर निर्भर है। इस्लामिक सहयोग संगठन के एक अंतर सरकारी संगठन है जो मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता है। यह संगठन 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों ने मिलकर बनाया है। बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की संख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत का सदस्य नहीं है। OIC की स्थापना 1969 में मोरक्को के रबात में हुई थी। पहले इसका नाम इस्लामिक सम्मेलन का संगठन था। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा शहर में है। OIC की आधिकारिक भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। OIC शुरू से ही कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। उसने कई मौक़ों पर कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना भी की है। इन आलोचनाओं की स्क्रिप्ट पाकिस्तान लिखता है, जिसे OIC सिर्फ अपने नाम से जारी करता है। भारत ने हर बार कश्मीर को लेकर OIC के बयानों की तीखी आलोचना की है और उस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी है। आइए हम बात करें कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुधवार को अपनी अल्पसंख्यक लिबरल सरकार के पहले बड़े परीक्षण में सफलता मिल गई है। अविश्वास प्रस्ताव से बाल बच गए। ट्रूडो की लोकप्रियता 9 साल के कार्यकाल में काफ़ी घट गई है। एक गर्मागर्म बहस के बाद लिबरल को हटाने और अचानक चुनाव कराने के कंजर्वेटिव प्रस्ताव के खिलाफ 2011 के मुकाबले 120 वोट पड़े। हालांकि सत्ता पर ट्रूडो की कमज़ोर पकड़ को आने वाले दिनों और हफ्तों में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव ने मंगलवार को सरकार को गिराने की फिर से कोशिश करने की कसम खाई है। जनमत सर्वेक्षणों में बहुत आगे टोरी नेता पियरे पोलिवेयर अचानक चुनाव के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP ने इसी महीने की शुरुआत में लिबरल के साथ गठबंधन समझौते को तोड़ दिया है, जिसे ट्रूडो सरकार के गिरने का खतरा बना हुआ है। आक्रामक पोलिवेयर ने ट्रूडो की तीखी आलोचना की है, उन्हें हर मोर्चे विफल करार दिया है। उनके मुताबिक वर्तमान कनाडाई PM बढ़ती महंगाई, आवासीय संकट और अपराध से निपटने में विफल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय ऋण दोगुना हो गया है।
मंगलवार को कॉमन डिबेट के दौरान उन्होंने कहा 9 साल की लिबरल सरकार के बाद कनाडा का वादा टूट गया है, लेकिन अन्य विपक्षी दलों जिनके समर्थन की लिबरल को गिराने के लिए आवश्यकता है ने उसके दक्षिणपंथी एजेंडे का विरोध किया। लिबरल हाउस की नेता करीना गोल्ड ने टोरीज पर खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत अटपटा है। वे कल एक और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के तुरंत बाद एनडीपी ने पूंजीगत लाभ करों पर कानून पारित करने के लिए फिर से लिबरल का साथ दिया, जिससे एक और राजनीतिक संकट टल गया। पोलिविरे ने कोशिश जारी रखने की कसम खाई है। सरकार को गिराने का अगला अवसर अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। यदि वह विफल हो जाता है तो वर्ष के अंत से पहले उनके पास कुछ और मौके होंगे। अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेकाइस ने भी अक्टूबर के अंत से संसद में अपने न्यूनतम समर्थन के लिए सत्तारूढ़ लिबरल से रियायतों की मांग की है। ट्रूडो 2015 में सत्ता में आए और 2019 और 21 के मतपत्रों में पोलिवर के 2 पूर्ववर्तियों को हराकर सत्ता में बने रहने में सफल रहे। लिबरल्स को सहारा देने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किए गए समझौते से उनकी सरकार 2025 के अंत तक सत्ता में बनी रहती, लेकिन एनडीपी ने लिबरल के साथ अपने गठबंधन को सही नहीं माना। उसके मुताबिक इस अलायंस से उसकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा है, इसलिए उसने साथ छोड़ना बेहतर समझा। हाल ही में एंगस रीड पोल के अनुसार कंजर्वेटिव लिबरल से काफ़ी आगे हैं। एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी वोट करने का फैसला करने से पहले संसद में प्रत्येक बिल का मूल्यांकन करेगी। ब्लॉक नेता यवेस फ्रैंकोइस ब्लेचेंड ने बुधवार को कहा कि वो अक्टूबर के अंत तक सरकार को बचाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तब तक इसकी विधायी प्राथमिकताओं पर कोई प्रगति नहीं हुई तो उन्हें कहा कि ब्लॉक लिबरल्स के खिलाफ हो जाएगा। कनाडा की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली में एक सत्तारूढ़ पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास हासिल करना होता है, जिसका अर्थ है उसे अधिकांश सदस्यों का समर्थन बनाए रखना ही होगा। लिबरल के पास वर्तमान में 153 सीटें हैं, जबकि कंजर्वेटिव के पास 119, ब्लॉक क्यूबेकाइस के पास 33 और एनडीपी के पास 25 सीटें हैं। आइए हम बात करें भारत के महालक्ष्मी हत्याकांड के बारे में। बेंगलुरु में शनिवार 21 सितंबर को एक भयावह हत्याकांड का मामला सामने आया। वाईलीकावल में दिल्ली में श्रद्धा वाकर की हत्या की तर्ज पर 29 वर्षीय महिला महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ विनायक लेआउट इलाके के एक घर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके शरीर के टुकड़े कर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर भरे हुए मिले थे। महालक्ष्मी का चक विचक शव उनकी मां और बड़ी बहन ने घर में पाया। महालक्ष्मी की एक बहन अपने जुड़वा बेटों के साथ एक ही इमारत में अलग अलग घरों में रहती हैं। महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई थी और अक्टूबर 2023 से इस इलाके में रह रही थी। कैसे हुआ हत्याकांड का खुलासा? 21 तारीख को मकान मालिक ने फ़ोन कर मां को बताया कि घर से बहुत दुर्गंध आ रही है। दोपहर करीब 12 बजे वह आई और ताला हटाया तो उनकी बेटी के कपड़े फ्रीजर में मिले। यह देखकर महालक्ष्मी की मां हैरान हो गई, क्योंकि वो राखी त्यौहार के दिन अपनी बेटी से आखिरी बार मिली थी। बाद में पुलिस को महालक्ष्मी की हत्या की सूचना दी गई। घटना की जानकारी भले ही 21 सितंबर को मिली, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्याकांड को 19 दिन पहले अंजाम दिया गया था। 2 सितंबर को महालक्ष्मी का मोबाइल बंद हो गया था। फ्रिज में महालक्ष्मी के शरीर के 50 से ज़्यादा टुकड़े मिले। हत्याकांड को अंजाम देने वाले ने सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की थी। फ्रिज से खून की एक बूंद के अलावा घर में खून के कोई धब्बे नहीं थे। ल्यूमिन परीक्षण के दौरान घर के फर्श पर खून का कोई निशान नहीं पाया गया। इस बात की पूरी आशंका थी कि हत्यारे ने किसी केमिकल का इस्तेमाल कर पूरे घर को साफ कर दिया। मामलों में आरोपी कौन है? महालक्ष्मी हत्याकांड को लेकर परिवार वालों ने 4 लोगों पर शक जताया था, जो बेंगलुरु में ही रहते। इनमें मुक्तिराजन, शशिधर, सुनील और अशरफ शामिल हैं। मुक्तिराजन, शशिधर और सुनील महालक्ष्मी के साथ काम करते थे। परिजन का दावा है कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी के साथ था। बताया गया कि महालक्ष्मी जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ उनका कोई झगड़ा हो गया था। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि एक दिन जब उन्होंने महालक्ष्मी का मोबाइल फ़ोन चेक किया तो पता चला कि वह अशरफ के संपर्क में है। पुलिस से क्या जांच की? पुलिस ने बाद से ही बेंगलुरु पुलिस ने हत्यारे की तलाश में जाल बिछा दिया। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई। आरोपी की तलाश में जहां दूसरे राज्यों में छापेमारी हो रही है, पुलिस एक एक कर सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। उधर आरोपियों की पहचान के लिए जब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने महालक्ष्मी के घर की तलाशी ली तो कई उंगलियों के निशान मिले। इससे पुलिस को शक हुआ कि महालक्ष्मी की हत्या कई लोगों ने की है। इस बीच पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने दावा किया कि पुलिस को उस शख्स का सुराग मिल गया जिसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आरोपी राज्य के बाहर का है, बेंगलुरु में रहता है। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के लिए जाल बिछा दिया। पुलिस जांच से पता चला कि वह हत्या एक व्यक्ति ने नहीं, एक से अधिक लोगों ने की है। हत्याकांड में अभी क्या हुआ है? महालक्ष्मी हत्याकांड में बुधवार 25 सितंबर को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब पता चला कि मुख्य आरोपी मुक्तिराजन 30 ने आत्महत्या कर ली है।
हत्या के मामले में पुलिस को ओडिशा निवासी मुक्ति राजन पर शक था। वो उस मॉल में स्टोर मैनेजर धम्मान महालक्ष्मी काम करती थी। संदेह है कि उसने यह कृत्य किया हो। कई जगहों पर उसकी तलाश करी। पुलिस को जानकारी मिली कि वो ओडिशा चला गया है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ओडिशा गई। इस बीच पुलिस को पता चला कि मुक्ति राजन ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी के पास मिली डायरी में एक डेथ नोट मिला है। राजन ने नोट लिखा है और कब्रिस्तान में आत्महत्या कर ली। भद्रक जिला के एसपी वरुण गुडपल्ली ने गुरुवार को बताया कि बेंगलुरु पुलिस की एक टीम हाल ही में हुई एक महिला की हत्या की जांच करने के लिए यहाँ आई थी। टीम ने कहा कि मुख्य आरोपी भद्रक का था। इससे पहले कि टीम आरोपी को पकड़ पाती, मुक्ति राजन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव को आरोपी के परिवार को सौंप दिया गया। आरोपी के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने हत्या करने की बात स्वीकार की है। बताया गया है कि मुक्ति राजन डरकर उड़ीसा के भद्रक जिले में अपने गाँव भाग गया था। स्थानीय धूसरी पुलिस थाने के एसएचओ शांतनु कुमार जेना ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि मृतक घबराहट की स्थिति में था। मुक्ति राजन का शव सुबह धूसरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भुईनपुर गांव में एक पेड़ से लटका मिला। घटनास्थल उसके घर से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था। एसएचओ ने कहा कि पुलिस की जांच से पता चला कि मृतक बुधवार सुबह करीब 4 बजे स्कूटर पर बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गया। उसने परिवार को सुबह करीब 7 बजे उसकी मौत के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस को सुबह 8:30 बजे जानकारी दी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने कपड़ों से भरा एक बैग, मुक्ति राजन के पिता के नाम पर पंजीकृत एक काले रंग की गाड़ी और एक कथित सुसाइड नोट बरामद किया। अधिकारी ने कहा कि एक तरह का यह कबूलनामा था। पुलिस ने कहा कि उसने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने कहा कि महालक्ष्मी की हत्या के बाद मुक्ति राजन खुद को छिपा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ओडिशा के फड़ी गांव का रहने वाला राजन बुधवार सुबह ही घर आया था। कुछ देर घर पर रुका और रात को स्कूटी से बाहर चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन बुधवार को उसका शव कुलेपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महालक्ष्मी मल्लेश्वरम में एक फैशन फैक्ट्री में काम कर रही थी। ओडिशा निवासी मुक्ति राजन यहाँ टीम लीडर था। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। दोनों 1 सितंबर को काम पर आए। अगले दिन एक साथ छुट्टी ली। महालक्ष्मी ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि वो घर आएगी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हत्यारे मुक्ति राजन ने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने शव को 50,000 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में भर दिया और बेंगलुरु से भद्रक की ओर भाग निकला। रिपोर्ट्स के अनुसार राजन ने अपने डेथ नोट में जिक्र किया कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। राजन ने लिखा है कि 3 सितंबर को जब वो महालक्ष्मी के घर आया तो उसने यह जुर्म किया। निजी मामलों पर उनसे झगड़ा हुआ था। फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार डाला। इसके बाद मैंने इसके 59 टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख दिए। नोट में राजन ने हत्या की वजह खुलासा करते हुए बताया कि उसने महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आकर इस कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी राजन ने पहले महालक्ष्मी की गला दबाकर हत्या की, फिर हैक्सा ब्लेड से काट दिया। उसने बाथरूम में महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे, फिर सबको फ्रिज में भर दिया। पता चला है कि सबूत मिटाने के लिए बाथरूम को तेजाब से साफ किया गया था। इस बीच आरोपी मुक्ति राजन प्रताप रे की मां कुंजुलता दे ने दावा किया कि मुक्ति राजन ने कहा था कि वो उस महिला के जाल में फंस गया है। वो उससे पैसे मांगती थी। उसने ऐसा डर के कारण किया क्योंकि उस महिला उससे पैसे मांगती थी। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि जिस आरोपी ने बेंगलुरु में महालक्ष्मी की जान ली और उड़ीसा भाग गया, उसने आत्महत्या कर ली है। उसने यह जानकर फांसी लगा ली कि पुलिस उसके जुर्म की जाँच कर रही है। फिलहाल जिस हत्यारे को हत्या की वजह बतानी थी उसकी भी मौत हो चुकी है। पूरे बेंगलुरु को हिलाकर रख देने वाली इस हत्या की वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।